हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिसशाला। दिस साइड मोहित साधवानी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए, इस चैनल पे पहली वीडियो है, बट अब से लेकर सारे चैप्टर्स की वन शॉट आएगी आपको, इको और बीएसटी की, एंड विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ईच डेडिकेटेड चैप्टर के कुछ मेन क्वेश्चन मैं ढूंढ के आपके लिए लाऊंगा, ताकि आपके यूटीज, आपके मिड टर्म की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले चैप्टर का मतलब समझता है कि कहना क्या चाहते हैं चैप्टर में। कह रहे हैं इंडियन इकोनॉमी मतलब हमारी भारत की अर्थव्यवस्था कौन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यू नो, वी नो दैट कि इंडिपेंडेंस हमें 1947 में मिली थी, है ना। अब जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, उस ईव पे मतलब उस शाम को या उस दिन मतलब उस पल हमारा इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत थी, क्या उनका लेवल था, क्या हमारे साथ गलत हुआ, क्या अच्छा हुआ, ये हम समझेंगे। मतलब इस चैप्टर में हम ये लेखा जोखा देखेंगे कि जो कॉलोनाइजेशन हमारी इंडिया में हुआ था, उससे क्या घाटा क्या फायदा, मतलब पूरा 200 साल, मतलब लगभग 190 साल तक, वैसे लगभग 200 साल तक जो राज करा उन्होंने हमारे ऊपर, उसका क्या हुआ। बिकॉज इन द नेक्स्ट चैप्टर हमें प्लानिंग करनी है। देखो, हम अब इंडिपेंडेंट तो हो चुके हैं, नाउ कब तक रोएंगे, वी हैव टू प्लान। तो उस प्लानिंग को करने से पहले वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ कि व्हाट दे डिड विद अस एंड व्हाट वर द कंडीशन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के वक्त, ताकि हम ये देख पाए कि कहां काम करना है, कहां काम नहीं करना, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। तो ये हमें एक बताएगा कि इंडिपेंडेंस वाले दिन हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत थी। सेक्टोरियल वाइज बताएगा, एग्रीकल्चर में क्या था, फॉरेन ट्रेड में क्या था, ब्ला ब्ला। अब देखते हैं जरा आगे। सबसे पहले हम देखें तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ अंडर ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल रूल। ये तो हमें पता है कि जो कॉलोनियल रूल था, मतलब जो ब्रिटिश रूल था, उसके अंडर हमारा जो इंडियन इकोनॉमी डेवलप हुआ वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ, बहुत लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट था। ठीक है, अच्छा। बट अगर हम देखें ब्रिटिश रूल से पहले, मतलब जब हम मतलब 17 सेंचुरी में, 1750 के पहले हम देखें तो तब के टाइम पे हमारा इंडियन इकोनॉमी कैसा था, मतलब हम लोग तब कैसे काम किया करते थे। तो पहला पॉइंट है प्रॉस्परस इकोनॉमी था, सोने के चिड़िया कहा जाता था हमें, वी नो दैट। सेल्फ रिलायंट थे हम, प्रॉस्परस इकोनॉमी था, एग्रीगेरियन इकोनॉमी था। मतलब क्या मतलब है कि हम उस वक्त 80 से 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। ठीक है जी, ये भी हमें पता है कि 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड था उनका। वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, बाकी कुछ लोग जो एग्रीकल्चर नहीं करते थे या एग्रीकल्चर के साथ साथ वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, मतलब हाथ से बनी हुई चीजें, मशीन तो उस समय नहीं हुआ करती थी, तो हाथ से बने हुए स्वेटर्स मान लो, या इसकी कोई और वुलन क्लोथ्स मान लो, साड़ीज हो गई, या वो जो होते थे लकड़ी के बने हुए, उसके अंदर अपना वो होता, लाख की चूड़ियां होती, मतलब जो भी हाथ से बनी हुई चीजें थी ना, उसको हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में बोला जाता। तो बहुत नोन फॉर इज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स। कपड़ों से रिलेटेड तो बहुत ज्यादा हैंडीक्राफ्ट था। स्टोन वर्क, स्टोन पे काम करते थे, स्टोन पत्थरों पे ऐसे कलाकारी करना, बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस थे और रेपुटेशन कमाई थी हम इंडियंस ने उस वजह से। ठीक है, तो ये सब फीचर्स थे। बट क्या ये फीचर्स, क्या ये जो अच्छाई थी, ये टिकी रही ब्रिटिश रूल के भी दौरान? नहीं, आपको पता ही है। देखो, however during British rule the economic policy pursued by the colonial government in India was concentrated more protection and promotion of their own economic interest। बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब ब्रिटिश रूल हुआ उन 200 साल में, उन्होंने हमारे ऊपर फोकस ना करके सारा का सारा फोकस अपनी इकोनॉमी में हुआ। एक बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूं, आपको पता हो कि जब ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया में था, तो यूरोप की इकोनॉमी बहुत ऊपर थी, मतलब कहते हैं ना टॉप 5 या टॉप 3 में आती थी यूरोप की इकोनॉमी, ब्रिटेन की इकोनॉमी। बट जैसे ही रूल गया यहां से, अब आज आप देखना जरा कहां पे उनकी इकोनॉमी स्टैंड करती है। तो यू बेटर नो दैट कि जो उस समय उनकी इकोनॉमी स्टैंड कर रही थी, द रीजन वाज इंडिया, रीजन वाज द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, और यहाँ का जो पैसा वो वहां पे ले जा रहे थे। तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या था कि खुद को ही डेवलप करना है। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज लगाई, जिसके टू फोल्ड स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, हमारी इंडस्ट्रीज को खराब करा, एग्रीकल्चर को भी अपने हिसाब से यूज करा। ये एक कंटेक्स्ट आपको दे रहा हूं पूरे चैप्टर का, बाकी डिटेल से पढ़ते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने हमें तंग किया, कैसे कैसे हमें खराब किया। देखो, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो, वी नो दैट 80 से 85, मतलब लगभग 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। तो हम ये देखना चाहेंगे सबसे पहले कि उन 200 साल में एग्रीकल्चर का क्या हाल और क्या बेहाल उन्होंने किया। देखिए जरा, कह रहे हैं प्री ब्रिटिश पीरियड द कंडीशन, ये देखो यहां मतलब ये कह रहे हैं कि कंडीशन वाज नॉट ऑल सेटिस्फैक्टरी। जो कंडीशन थी वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थी बिल्कुल भी। क्या क्या था? अब यहाँ पे बहुत मेन एक वर्ड आता है, द लैंड सेटलमेंट सिस्टम।
क्या कह रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक सिस्टम लाया है, क्या नाम था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसको हम प्यार से हिंदी में जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। अब ये सिस्टम होता क्या है जरा समझिए। देखो मैं आपको सिंपल बताता हूं। अब देखो गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट देखती है यार सबसे ज्यादा लोग काम किस चीज में कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है। अब एग्रीकल्चर से उनको टैक्स चाहिए, लोग जो काम कर रहे हैं उसका उनको टैक्स चाहिए, हर गवर्नमेंट टैक्स लेती है, तो ब्रिटेन गवर्नमेंट भी ले रही थी। बट अब कहां से जाके ले उनसे टैक्स, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। एक तो वो लोग लैंग्वेज बैरियर्स थे, और वो हर जगह जगह कैसे जाएंगे। अब अगर वो किसी ब्रिटिशर्स को ही भेजते हैं तो वही लैंग्वेज बैरियर तो होगा ही, डिस्कनेक्ट होता है लोगों में। तो उन्होंने क्या करा कि इनके खुद के बंदे खड़े करते हैं। इससे कंसेप्ट आया एक जमींदारी सिस्टम। यू नो दैट कि जमींदार कौन होता है, जिनपे बहुत सारा लैंड होता है, और जो लोगों को लैंड देते हैं किराए पे वैसा कुछ, तो उनपे बहुत सारी जमीन होती है। तो इन लोगों को बोला गया कि आप हमारे बिहाफ पे टैक्स, लगान या रेंट के फॉर्म में इन जो भी टेनेंट्स एंड फार्मर्स हैं उनसे कलेक्ट करो, एंड देन वो हमें दो। मतलब क्या बोला, ब्रिटिशर्स जो थे, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बोला जमींदार्स को बोला कि आप लोग क्या करो, जो फार्मर्स है, इसको हम टेनेंट्स भी बोलते हैं, फार्मर्स से टैक्स कलेक्ट करो, मतलब ये अपना इनको टैक्स देंगे और फिर ये ब्रिटिश को टैक्स देंगे। तो इससे क्या होगा, ब्रिटिशर्स को टैक्स मिल जाएगा विदाउट एनी हेडेक, उनको मतलब बात नहीं करनी रियल मतलब फील्ड लेवल पे जाके। तो इस ऐसी करके हायरार्की बनाई। अब इसको और अच्छे से समझते हैं, होता क्या था इसमें ना, दो मेन पॉइंट्स हैं। क्या मेन पॉइंट्स है, दो मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि ब्रिटिशर्स को ना, मैं आपको आप यहां लिखवाता हूं, फिर आपको रीडिंग भी करा दूंगा इसकी। यहाँ पे दो मेन पॉइंट्स हैं, मतलब आपको बोल लगेगा कि सर ये ऐसा हो रहा था, पर ऐसा पॉसिबल कैसे था यार, जमींदार को भी तो कुछ फायदा मिलता होगा यार, वो क्यों किसी को मारेंगे गलाएंगे, उसको वो करेंगे और वहां से टैक्स वसूलेंगे, तो ऐसा कुछ जमींदार को ही मिलता होगा, या कुछ और डिटेल बताओ सर। तो यहाँ पे मैं दो पॉइंट बताना चाहूंगा आपको। पहला पॉइंट तो ये कि ब्रिटिशर्स जो हैं और जमींदार हैं और फार्मर्स हैं, तो ब्रिटिशर्स ने बोला जमींदार को कि मुझे ना एक फिक्स अमाउंट आप दे दो, उसके ओवर एंड अबव जितना मेरे फार्मर से कलेक्ट करो। मैंने क्या बोला, उन्होंने बोला देखो अब जमींदार उनके ब्याह पे काम कर रहे हैं तो वो सैलरी मांगेंगे। अब ब्रिटिशर्स बोलते हैं यार सैलरी भी मैं ही दूं उसे, तो उसको एक काम करता हूं, उसको एक राइट दे देता हूं कि तू, जैसे कि मान लो मैंने बोला कि भाई इस पूरे लैंड का 1 लाख रुपए मुझे चाहिए, ठीक है। अब तू अगर 2 लाख या 1.5 लाख रुपए कमा पा रहा है ब्रिटिश मतलब फार्मर्स को नोच के, फार्मर्स को परेशान करके, तो दैट्स अप टू यू, वो पैसा तेरा है, मुझे 1 लाख से मतलब है। तो इससे क्या हुआ, जमींदार पे एक राइट आ गया। कल को फार्मर गवर्नमेंट पे कंप्लेन करते थे, वो सुन के सुनते नहीं थे, तो फार्मर्स बेचारे पिस गए और पिसे। जमींदार, जैसे कि ब्रिटिशर्स को 1 लाख चाहिए, तो उससे ओवर एंड अबव जो भी अमाउंट आएगा वो जमींदार रख लेंगे। सो दैट वाज अ रीजन कि जमींदार वर डूइंग दिस वर्क, ठीक है, क्योंकि कोई किसी को भी अच्छा लगता है वसूली का काम करना, ठीक है। तो वो इसलिए काम कर रहे थे क्योंकि उनको फार्मर से जितना मर्जी चाहे मिल पा रहा। तो पहला तो पॉइंट कि एक्सप्लॉइट, तो पहला पॉइंट था कि टेक एज मच अमाउंट एज यू कैन, मतलब जितना आप अमाउंट ले पाओ उतना ही आप ले लो, और मुझे एक फिक्स अमाउंट दे दो, ओवर एंड अबव आपका फायदा। तो एक तो ये रीजन हो गया जमींदार सिस्टम को समझने का कि हाँ यार, मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि यार हाँ, जमींदार का तो एक रीजन था। और दूसरा एक और रीजन था कि गवर्नमेंट ने बोला कि एक फिक्स अमाउंट, मतलब गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, और एक फिक्स डेट को मुझे दे देना, जमींदार को बोला। एंड इफ एनी जमींदार would fail to pay the amount on a fixed date, तो उनका राइट उनसे छीन लिया जाएगा। तो समझ सकते हो कि जमींदार ऐसा काम, मतलब अपने ही इंडियंस को नोचने का काम क्यों ही करना। दो रीजन थे, एक तो डर कि कल को मैंने नहीं कलेक्ट करा तो भाई मेरा राइट छीन लिया जाएगा, फिर मुझे भी खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, एक तो बड़ा रीजन ये था। और दूसरा रीजन ये था कि यार फायदा तो मिल ही रहा है, अगर मैं कर रहा हूं तो मेरी मर्जी है, अगर मेरे में ज्यादा वो है, मैं ज्यादा लूट पा रहा हूं तो मेरा है वो पैसा। तो कहीं ना कहीं दो रीजंस की वजह से जमींदार सिस्टम बहुत हिट रहा, बहुत ज्यादा हिट। का मतलब क्या है कि परेशान तो हुए ही लोग, बट ब्रिटिशर्स के लिए बड़ा हिट रहा, उनको बड़ा सही सिस्टम मिल गया और उनको बड़ा पैसा कमाने का एक जरिया मिल गया। अब जरा मेन मेन पॉइंट्स भी बढ़ते हैं इसके। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अंडर द सिस्टम प्रॉफिट अकरिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू जमींदार इन द फॉर्म ऑफ लगान। मतलब जो भी प्रॉफिट हो रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर से वो सीधा सीधा जमींदार को मिल जाता था। द मेन इंटरेस्ट वाज जमींदार वाज ओनली कलेक्ट टू लैंड रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन। भाई मैंने वही बोला, उनको मतलब नहीं था कि वो उनकी खेती हुई, बारिश हुई नहीं हुई, फसल हुई नहीं हुई,
उनको कोई मतलब नहीं था, उनको किससे मतलब था, खाली लगान से। तो इसलिए बहुत लोग सुसाइड किए थे, करते थे, याद है आपको? वो मूवी देखी होगी आपने, कौन सी थी वो, लगान, लगान मूवी थी, है ना? हाँ, उसके अंदर वो मतलब वहाँ पे लगान के लिए मतलब उनकी फसल नहीं उग पा रही थी, तो वो गाना गाती है उनकी अम्मा कि बारिश आ जाए, बारिश आ जाए, बारिश आ जाए। तो दैट वाज अ पॉइंट कि बारिश आना इतना बहुत इंपॉर्टेंट होता था, वो मतलब प्रे करते थे गॉड से कि बारिश आ जाए प्लीज, हमारी फसल उगेगी जब तुम टैक्स दे पाएंगे। और टैक्स को माफ करने के लिए तो मैच खेला गया था। तो समझ सकते हो कि लगान जो है दुगुना लगान देना पड़ेगा, वो तो यार वो डायलॉग था ना मूवी का। तो इसलिए बिना इकोनॉमिक कंडीशन देख के जमींदार कलेक्ट करते थे। द डेट्स वो डिपॉजिट ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट वो स्पेसिफिक थी, फिक्स थी। अगर कोई फेल होता है जमींदार तो उनके राइट लूज हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि भाई वो लोग अपने काम पे टिके रहते थे। द जमींदार एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। दोनों ने ही कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं करा, जबकि करना चाहिए था। एक बार होता, अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए, अगर ब्रिटिशर्स उनको थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते तो वो लोग और फसल उगाते तो और टैक्स दे पाते। उनको मतलब नहीं था कि उनको लगता जनता इतनी यार एक आदमी मर भी जाएगी तो उनको क्या ही फर्क पड़ना, उनको टैक्स जब नोच नोच के टैक्स ले रहे थे हमसे, ठीक है। तो ना जमींदार ने करा, वो तो हमारे भाई थे इंडियंस ही, उन्होंने भी कुछ नहीं करा, उनको मतलब ही नहीं था। समझ रहे हो? जब तक आपके घर में दिक्कत नहीं आएगी ना, आप किसी को कुछ नहीं करोगे। दुनिया में क्या हो रहा है, वो हमारा ये मेरा, आपको क्या मतलब? तो ये सेल्फिशनेस थोड़ा होता है लोगों में, तो उस वक्त भी था। और ये जमींदारी सिस्टम हुआ भाई। ये मैं फिर अलर्ट दे रहा हूँ, मैं ना जब पढ़ाते पढ़ाते आपको एक अलर्ट दूंगा। ये 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में। आप लैंड रेवेन्यू सिस्टम बोल लो उसको, या लैंड मतलब जमींदारी सिस्टम बोल लो उसको, ठीक है। अब अगला आता है, अगला पॉइंट है कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप। एक और बड़ा पॉइंट एग्रीकल्चर में क्या हुआ, देखो हमारे पास ना दो तरह की क्रॉप होती है। एक होता है कैश क्रॉप, एक होता है फूड क्रॉप। एक तो होता है कैश क्रॉप और एक होता है फूड क्रॉप। यहाँ पे लिखा नहीं होगा, देखो ये फूड क्रॉप। तो दो तरह की क्रॉप्स होती हैं। फूड क्रॉप वो होती है जो कि हम रोटी दाल चावल जो हम अपने कमाने के लिए, हम अपने खाने पीने के लिए उगाते थे। याद है 200 साल पहले जब ब्रिटिशर्स नहीं थे, तब हम लोग अपने खाने के लिए उगाते थे। दैट वर ना, मतलब हमारे पास कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि हम उगाएंगे और बेचेंगे ऐसे। बेचते थे, जो बच जाता था बेच देते थे। बट मेन मोटिव सेल्फ सफिशिएंसी थी उस समय। बट जैसे ब्रिटिशर्स आए, हमें अब लगान देना है। और ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहते कि वो खाली अपने लिए उगाएं, वो चाहते हैं कि यार वो बहुत सारी और चीजें उगाएं जो कि ब्रिटेन में यूज हो पाए। मतलब वो सारी चीजें जैसे कि कॉटन उगाएं, वो लोग जूट उगाएं, इसलिए उन्होंने हैवी टैक्सेस लगा दिए थे। तो फार्मर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो कहते थे यार अगर मैं यार फूड क्रॉप्स उगाऊंगा तो कहीं ना कहीं यार फिर मैं कोई खरीदेगा ही नहीं, है ना, उसका यूज नहीं है इतना मार्केट में, वो डिमांड नहीं है। तो मैं कमर्शियल क्रॉप्स उगाता हूँ। यहीं से कमर्शलाइजेशन का चालू हुआ, जिससे हम फूड क्रॉप से शिफ्ट हो गए कमर्शियल क्रॉप से। बिकॉज ऑफ कमर्शियल क्रॉप की ज्यादा डिमांड थी, वो ज्यादा बिकती थी, तो हमारे को कहीं ना कहीं लगान पे करने में हेल्प करता था और हमें भी बच जाता था दो पैसे। तो इसलिए सब फार्मर्स फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स पे तब मतलब कन्वर्ट हो गई। कि जो कैश क्रॉप्स होती है वो कौन सी होती हैं, कॉटन हो गया, जूट हो गया, इंडिगो। इंडिगो एक बहुत बड़ा कैश क्रॉप है। मतलब वो सारी स्पाइसेस हो गए, वो सारे फूड आइटम या टेक्सटाइल्स जो ब्रिटेन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसके इंडिगो का मैं एग्जांपल दूं, इंडिगो के अंदर नील की खेती। तो नील की खेती जो होती थी ना, वो ब्रिटेन में बहुत यूजफुल थी, क्योंकि वहां पे जो रॉयल ब्लू कलर होता था वो इंडिगो नील से आता था, और वहां की पूरी जो रॉयल फैमिली थी वही कलर पहनती थी। तो ये बहुत बड़ा एक वो था। तो ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के उन पे ऐसा लोड डाला कि अब कमर्शियल क्रॉप्स ही उगाना पड़ जाए उन्हें। तो वो सारे फार्मर कमर्शियल क्रॉप्स उगाने लग गए। तो यहीं से स्टार्ट हुआ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जबकि पहले 200 साल पहले ब्रिटिश आने से पहले हम कमर्शियलाइजेशन नहीं करते थे, खाली सेल्फ सफिशिएंसी के लिए उगाते थे। बट अब ड्यू टू हैवी टैक्सेस लोड है हम पे करना है हमें, तो हमने कमर्शियलाइजेशन करा। अब हमने बेचने के लिए उगाए, है ना। तो उसको कहते हैं कैश क्रॉप, जिस क्रॉप से आप कैश कर पाओ, बेच पाओ। फूड क्रॉप मतलब जो आप खाने के लिए उगा रहे हो, ठीक है। तो यही लिखा है, 10 ब्रिटिश रूल प्रमोटेड शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप फ्रॉम फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप। समझ में आई बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसी के ही पॉइंट है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। देखो प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मान लो मैं 1 घंटे में 10 काम करता हूँ और आप 1 घंटे में 5 काम करते हो, तो मैं आपसे ज्यादा प्रोडक्टिव। तो अगर हम एक लैंड में ज्यादा माल बना पा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। बट उसी लैंड में हम बहुत ही कम माल बना रहे हैं, नॉर्मल से भी कम, तो बोलते हैं लो प्रोडक्टिविटी, जो कि थी। अब देखो आप कम काम कर रहे हो 1 घंटे में, तो उसका रीजन क्या हो सकता है? आपकी तबीयत खराब है, आपका मूड खराब है, आपकी आपको क्या नाम से काम पसंद नहीं आ रहा, है ना। बट मेन रीजन तो ये है कि आप फिजिकल कैपेबल ही नहीं हो, आपकी तबीयत खराब है ना। तो अब वहां पे मतलब लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी का मेन कारण क्या होगा? कि देखो इरिगेशन नहीं है, हैं, लोगों को नॉलेज ही नहीं है कैसे एग्रीकल्चर करना है, फर्टिलाइजर्स नहीं है, पेस्टिसाइड्स नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का मेन कारण यही था कि लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी, इसकी इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर। इस वजह से जिस लैंड पे बहुत कुछ हो सकता था, उस लैंड पे बहुत ही कम या कुछ भी नहीं हो पा रहा था।
द कल्टिवेटर नीदर मीन्स और नॉन इंसेंटिव। अच्छा, तो कल्टिवेटर्स है मतलब जो किसान है वो इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते थे। देखो बंदे पे आज जिसके हमारा मैं बिजनेस चला रहा हूँ, कोचिंग है, तो इनमें 2 पैसे बचते तो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ अपने बिजनेस में, है ना। बट मुझे पता है ना, मुझे इंसेंटिव मिल रहा है उस चीज का कि अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे रिटर्न मिलेगा उस चीज का। बट वहां पे उनको यार रोज कमाना रोज खाने वाली बात थी, कुछ बचता ही नहीं था। बचता भी था तो वो सोचते थे यार इन पे क्यों इन्वेस्ट करें, अपनी फार्मिंग पे, समझ रहे हो ना। ना उतना उसमें दिमाग होता था ना उन पे पैसा बचता था, तो उसको इन्वेस्ट ही नहीं करते थे एग्रीकल्चर में। द जमींदार हैड नो रूट्स इन द विलेज व्हाइल द ब्रिटिशर रूल स्पेंट लिटिल ऑन एग्रीकल्चर, टेक्निकल और मास एजुकेशन। मतलब थोड़ा बहुत ब्रिटिशर्स ने इन्वेस्ट करा। ऑल दिस मेड इट डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी व्हिच कॉज्ड अ परपेचुअल लो ऑफ प्रोडक्टिविटी। बट तब भी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी वो अडॉप्ट नहीं हो पा रही थी मतलब अगर किसके द्वारा, फार्मर्स के द्वारा, है ना। अब जब टेक्नोलॉजी अपडेट करोगे ही नहीं आप अपनी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी तो कम रहेगी रहेगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो लो लेवल प्रोडक्टिविटी पढ़ा हमने। आगे बढ़ते हैं, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना, नए नए इक्विपमेंट्स, नए नया एग्रीकल्चर इरिगेशन फैसिलिटीज, फर्टिलाइजर्स पे इन्वेस्ट करना, तो वो हो ही नहीं रहा था। देखो इन्वेस्ट कौन करेगा, अगर एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने वाली बात आई तो कौन कर, किसको करना चाहिए, ब्रिटिशर्स को करना चाहिए था, गवर्नमेंट को, जमींदार को करना चाहिए था, या कल्टीवेटर्स को खुद करना चाहिए था। इन तीनों में से कोई बंदा कर ही नहीं रहा था। जिन पे पैसा था, ब्रिटिशर्स पे पैसा था, जिन पे पैसा था वो करते नहीं थे, उनको कहता मेरे बाप का क्या जा रहा है भाई, है ना, मेरे पास तो पैसा आ रहा है, उनका तो कुछ जा नहीं रहा, वो तो सो रहे अपना चैन की नींद। और जो बेचारे चैन की नींद नहीं सो रहे फार्मर्स, उन पे पैसा ही नहीं है, तो चाहते हैं करना पर पैसा नहीं है उन पे। तो इसलिए इंडियन एग्रीकल्चर वाज फेसिंग अ स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसकी फ्लड कंट्रोल नहीं था, ड्रेनेज नहीं थी, समझ गए, ज्यादा पानी रुकना, ज्यादा पानी आ जाना, तो फ्लड कंट्रोल नहीं है ना, और ड्रेनेज नहीं है कि भाई पानी बहे कहां से। ऑल्दो सम फार्मर्स चेंज देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड क्रॉप टू कमर्शियल क्रॉप्स, लार्ज सेक्शन ऑफ टीन एंड स्मॉल फार्मर्स आर शेयर क्रॉपर्स नीदर हैड रिसोर्स। मतलब बहुत सारे ने तो चलो कमर्शियल क्रॉप पे शिफ्ट कर दिया तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो गया, बट काफी लोगों के पास पैसा भी नहीं था इतना कि वो कमर्शियल क्रॉप उगा पाए, तो शेयर क्रॉपिंग करते थे, मिलके उगाते थे। तो मतलब कहीं ना कहीं इतनी दिक्कत आ रही थी, इतना भी पैसा नहीं था कि लोग अपने बेसिक बेसिक इक्विपमेंट्स भी खरीद पाए। और जब इन्वेस्टमेंट होगी भी नहीं, इधर बिजनेस हो इधर कोई एग्रीकल्चर सेक्टर हो, तो ग्रोथ नहीं होगी मेरे भाई। तो वही हुआ, ग्रोथ हुई नहीं ना। ठीक है, चलो अब आता है अगला टॉपिक। देखो मैं आपको एक अलर्ट दे रहा था, वो 3 नंबर का क्वेश्चन था ना जमींदारी सिस्टम वाला, ऐसे ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है, 3 नंबर में, ये आप याद रखना अपना। ठीक है भाई, अब देखो अब आ रहा है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है भाई, देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या बोल रहे हैं कि अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर सेकंड नंबर पे क्यों आया, क्योंकि देखो मेन पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी, उसके बाद कुछ और पॉपुलेशन 15-20% पॉपुलेशन इस पर डिपेंडेंट थी, इंडस्ट्रीज पे। अच्छा इंडस्ट्रीज भी कौन सी थी, देखो although agriculture had a dominated Indian economy, but some Indian industries producing certain specific products enjoyed worldwide reputation। मतलब हमारा हैंडीक्राफ्ट जो था वो वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन पे था, और हमारी इंडस्ट्रीज थी, थोड़ी बहुत थी पर थी। ठीक है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम लोगों का यही था। अब आता है कि इन लोगों ने करा क्या, इन लोगों ने करा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो कहते हैं कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ में ना इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा हाथ होता है। आज अगर आप देखो टॉप नंबर 1 पे चाइना है, तो चाइना की इकोनॉमी में सबसे बड़ा हाथ किस चीज का है, बिजनेस का ना, इंडस्ट्रीज का। और बिजनेस भी इंडस्ट्रीज का, बिजनेस भी 2 तरीके के होते हैं मेरे भाई, एक ट्रेडिंग और एक इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज वो होती है जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को बनाती है, मतलब जो फैक्ट्रीज होती है, कहते हैं ना वर्ल्ड फैक्ट्री है चाइना, उसी ने तो उसको ग्रो करा ना। तो ब्रिटिशर्स को ये था कि कल को अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप हो गई, तो यही बिजनेस करेंगे फिर लोग, है ना। अब तो हम पे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इन लोगों को, तो उन्होंने बोला जो भी थोड़ी बहुत इंडस्ट्री, उतनी तो इंडस्ट्री थी ही नहीं प्री ब्रिटिश टाइम पे, बट जो थोड़ी बहुत है उनको खराब कर दो। उसका नाम पड़ा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या नाम पड़ा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इनकी इंडस्ट्रीज को खत्म कर दो। अब उसके अंदर मेन क्या था, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वर अलाउड टू कम अप। तो जो पुरानी को तो खराब कर दिया, नई को आने नहीं दिया, तो हो गया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इनका मोटिव क्या था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का, ठीक है, पहले ये बताते हैं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करी कैसे इन्होंने, ऐसा क्या किया जिससे हमारी इंडिया का धंधा चौपट हो गया और इंडिया में लोगों ने माल बनाना ही बंद कर दिया, ऐसा कैसे हुआ, पहले इसको समझते हैं। तो देखो इसमें एक रीजन था, एक पॉइंट आता है आपका, रीजन मतलब कहीं ना कहीं कैसे हुआ, इसका कारण है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ठीक है, मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ, इसका रीजन
है आपका टैक्स। आप ब्रिटिशर्स ने बहुत अजीब तरीके से टैक्सेस लगाए, अजीब तो नहीं कहेंगे, हमारे लिए अजीब था, उनके लिए तो बहुत ही दिमाग से टैक्सेस लगाए उन्होंने। कैसे? उन्होंने ड्यूटी फ्री कर दिया एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब अगर आपको रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना है बाहर तो ड्यूटी फ्री है, तो मतलब कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल सस्ता हो गया और लोग रॉ मटेरियल लेना ज्यादा चाहते हैं। एंड अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो इंडियन हैंडीक्राफ्ट को या फिर फाइनल गुड्स को, तो हैवी ड्यूटी है। मतलब अगर आप यहाँ पे माल को बनाओगे, इसके आपके पास रॉ मटेरियल सिल्क, अगर आप उसे साड़ियां बनाते हो और फिर बेचते हो तो बहुत ही महंगी बिकेंगी। क्या बिकेंगी? बहुत ही महंगी बिकेंगी। बट अगर आप रॉ मटेरियल ही बेच देते हो तो वो सस्ता बिकेगा। तो कहीं ना कहीं इससे समझ रहे हो कि इंडिया में कोई माल बनाना चाहेगा, अगर इंडिया में आप माल बनाते हो तो वो बिकेगा ही नहीं ना यार। अगर आप इंडिया में माल बनाते हो तो वो तो बिकेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? बिकेगा क्या वो माल? क्यों? क्योंकि कोई लेगा ही नहीं, महंगा पड़ेगा उसको। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस मूवमेंट से, इस टैक्सेस से लोगों ने इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप करना बंद कर दिया। उन्होंने बोला सीधा रॉ मटेरियल बेच देते हैं, क्योंकि अगर मैं इंडस्ट्रीज खोल के यहाँ पे मैं माल बनाता भी हूं तो ड्यू टू हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज मेरा इंटरनेशनल मार्केट में कोई माल खरीदेगा ही नहीं। इसलिए इंडिया में इंडस्ट्रीज कम हो गई। अब अगर इंडिया में इंडस्ट्रीज कम हो जाती हैं तो क्या होता है भाई? लोगों को तो कपड़े चाहिए, जैसे मान लो इंडिया में इंडस्ट्रीज है ही नहीं, फाइनल गुड्स बन ही नहीं रहे, शर्ट पैंट या धोती कुर्ते बन ही नहीं रहे, तो लोग नंगे तो घूमेंगे नहीं। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, और भी चीजें थी, तो लोगों ने इंपोर्ट करना चालू कर दिया। अच्छा, ब्रिटिशर्स ने बोला कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, आप इंपोर्ट दबा के करो। किसका? फाइनल गुड्स का। मतलब समझ रहे हो? एक तो यहाँ की इंडस्ट्रीज को खराब कर दिया। अब जब यहाँ की इंडस्ट्रीज खराब हो गई तो जो इंडियन मार्केट है वो क्या करेगी? वो भी तो कंज्यूम करेगी, खाना पीना कुछ तो चाहिए उसको डेली लाइफ जीने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने बोला देखो एक और चीज आपको दे रहा हूं मैं, एक और फायदा है कि आप लोग ना हमसे इंपोर्ट कर लो। तो मैं टेक्निकली बताऊं हुआ क्या? हमारे ही कपड़े से वहां जाके बन रही है शर्ट्स और वही शर्ट हम खरीद रहे हैं। मतलब समझ रहे हो? हमारी चीज हमें बेची जा रही है। ये तो वही बात होगी ना कि मेरा ही कोर्स मैंने बनाया इकोनॉमिक्स का और मेरे से ही लेके मुझे ही बेच रहा है, भाई साहब तेज बन रहा है। तो भाई बिल्कुल सही बात है, तेज बना ब्रिटिशर्स। समझ रहे हो बात को? हमारा माल पहले सस्ते दामों में ले लिया उन्होंने, कपड़ा जो मेन धान या मेन धागे होते हैं वो लेके उनसे कपड़ा बना के या शर्ट बना के हमें ही बेच रहे हैं। समझ रहे हो बात? और ये हो कैसे पाया? ये हो कैसे पाया? क्योंकि हम रॉ मेटेरियल का एक्सपोर्ट तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है, बट फिनिश गुड्स का नहीं कर सकते। तो यहां से इंडस्ट्रीज चली गई सारी, जो भी थी बची जी वो भी चली गई। और जब चली गई तो इंडियन मार्केट खाली हो गई पूरी, अब कोई नहीं है इंडियन मार्केट में। तो उन लोगों ने मौके पे चौका मारा और वहां से हमें देना चालू कर दिया, हम इंपोर्ट करना चालू कर दिया हमने, क्या? फिनिश गुड्स। तो यहीं से वेस्टर्नाइजेशन का भी चालू हुआ। अब ऐसा करा क्यों उन्होंने? इसके पीछे दो मोटिव थे। मतलब ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी मतलब क्या था, भेदभाव करके टैक्स पॉलिसी इन्होंने लगाई। ऐसा करा क्यों? इसके पीछे दो रीजंस थे, ठीक है। क्या रीजंस थे? टू फोल्ड स्ट्रेटेजी जिसे हम कहते हैं, भी मैंने आपको बताया था। मतलब दो मोटिव थे इनके। पहला, टू गेट अ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट। अगर हम एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स पे हैवी टैक्स लगा देंगे तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचेगा, कि कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, उनको मजबूरन रॉ मटेरियल को ही एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फिनिश गुड्स वो बना नहीं सकते इंडिया में। तो इससे क्या हुआ? इंडिया से चीप रेट पे हमें रॉ मटेरियल मिला, जो कि हम मॉडर्न इंडस्ट्रीज यूज करेंगे ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन दबा के हो रहा होगा, और जब वहां पे माल बन जाएगा, अब इंडिया में तो कोई इंडस्ट्री है ही नहीं, तो लोग खरीदेंगे क्या? तो टू सेल फिनिश गुड्स, ब्रिटेन इंडस्ट्रीज फिनिश गुड बेचती है इंडियन मार्केट में एट हायर प्राइस। मतलब उनको ज्यादा फायदा होता था। मतलब हमारा ही माल हमें ही बेचा। पहले यहाँ से हमारा माल ले गए तो एक तो फायदा ये हो गया, उनको रॉ मटेरियल मिल गया, क्योंकि ब्रिटेन में ऐसा रिसोर्सेज नहीं थे। और फिर जो माल बना उसकी भी मार्केट बेचेंगे तो कहीं, तो उसको भी इंडिया में ही बेच मेरे तो दोनों फायदे इनके ही हुए। तो उसको बोलते हैं टू फोल्ड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल एनफोर्स टू इंश्योर मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ देयर होम कंट्री। इन दोनों चीजों से हमारा कुछ फायदा नहीं था, बस मैक्सिमम एंड मैक्सिमम एडवांटेज था उनके खुद की, मतलब ब्रिटेन या यूरोप कंट्री का। बात समझ में आई? कि एक तो हमने टैक्सेस लगा के करा, और टैक्सेस जब लगा के करा तो हुआ कुछ ऐसा, मोटिव था ऐसा, दोहरी मार मारेंगे, गाल पे चाटा मारना नहीं है तो दोनों साइड मारेंगे, एक गाल को क्यों मारे। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से काम करा उन्होंने, इस तरीके से तेज चले वो, इसलिए इतना डिटेल में बताया। 4 नंबर में क्वेश्चन पक्का आता है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, टू फोल्ड मोटिव क्या, तो ये लिख देना। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो ये भी लिख देना, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कि इसका इफेक्ट क्या हुआ, एडवर्स इफेक्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। पहला तो क्या हुआ आपका कि हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। देखो जब यहां से इंडस्ट्रीज चली गई, यहां से इंडस्ट्रीज कोई है ही नहीं, रॉ मेटेरियल फिनिश में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, तो लोगों की नीड नहीं बढ़ेगी। समझ रहे हो ना बात को? तो नौकरियां सारी चली गई। आज देखो इंडिया में जब भी हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की बात करते हो तो हम ये बात करते हैं बिजनेस बढ़ा दो, एम्प्लॉयमेंट अपने आप बढ़ जाएगा।
जॉब मत दो लोगों को बिजनेस करना सिखाओ, जॉब क्रिएट करो मार्केट में अपने आप, अपना भी लोग अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। तो वैसा ही था, तो बट वहां पर तो इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, तो अब तो जॉब्स चली जाएंगी, सही था, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, अब जब यहाँ से इंडस्ट्री चली गई तो हम लोगों ने क्या करा, इंपोर्ट करने लग गए फिनिश गुड्स। तो द इंडियन मेड गुड्स कुड नॉट विदस्टैंड विद फॉरेन कंपटीशन। अब हमारी तो क्योंकि टैक्सेस ज्यादा हो गए तो हमारे हैंडीक्राफ्ट वहां पे विदस्टैंड नहीं कर पाते हैं। फॉरेन मशीन मेड, उनकी मशीन से बनते थे तो चीप पड़ते थे। तो इट रिजल्टेड इन द न्यू डिमांड ऑफ इंडियन कंज्यूमर मार्केट विच वाज नॉट फुलफिल्ड बाय लोकल मेड। आप समझ रहे हो कि देखो एक्सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, पर इंडिया में भी ना अगर हम देखें, अगर हम इंडिया में ही बेचते अपना माल तो भी दिक्कत थी, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत महंगी पड़ती थी, हाथ से बनी हुई चीजें। और हम ब्रिटेन से जो माल आ रहा था वो सस्ता था, तो कहीं ना कहीं इंडिया के लोगों ने इंडिया का माल नहीं खरीदा, है ना। यहीं से तो वेस्टर्नाइजेशन चालू हुआ कि वहां बहुत कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता था। तो वो ये कह रहे हैं कि ज्यादातर दिस डिमांड वाज प्रॉफिटेबली मेट बाय इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, मतलब वहां से माल आने लगे। तो ये दो पॉइंट थे जो हमने पढ़े किसमें, कि क्या एडवर्स इफेक्ट हुए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। एक तो हमारा एम्प्लॉयमेंट हो गई, और दूसरा जब हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डाउन हो गई तो हम लोगों के पास चांस ही नहीं था, हमने इंपोर्ट करना चालू कर दिया फिनिश गुड्स। ठीक है, अगला आता है लैक ऑफ कैपिटल इंडस्ट्री। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। देखो कहते नहीं है कि जैसे कि अगर मेरा कोचिंग बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं डिमांड फॉर डिजिटल बोर्ड, डिमांड फॉर बेंचेस बढ़ेंगे। ऐसे ही अगर हमारी इंडस्ट्रीज ज्यादा होती है इंडिया में तो कहीं ना कहीं मशीन्स की डिमांड, कहीं ना कहीं आपकी कैपिटल गुड्स की डिमांड, वो गुड्स जो कि कन्वर्ट करते हैं रॉ को फिनिश में, ठीक है, तो उनकी डिमांड बढ़ेगा। पर जब इंडस्ट्रीज है ही नहीं तो इसलिए जो टूल्स होते हैं, मशीनरी टूल्स होते हैं, उनकी डिमांड है ही नहीं। इंडिया में कोई जब मशीन यूज ही नहीं कर रहा ना, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं चाहिए ही नहीं कुछ। बात समझ में आ रही है? मच्छर बड़ा परेशान कर रहा है, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन। कहते हैं ना कि जिस कंट्री में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज होती है वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है ना। कैपिटल गुड इंडस्ट्री का मतलब मशीन्स जो कन्वर्ट करती हैं, जितनी अच्छी मशीन होगी, जितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी होगी। बट इंडिया में थी, इंडिया में हो भी क्यों यार, कोई खरीद ही नहीं रहा ना इंडिया में मशीन्स, किसी को चाहिए ही नहीं, सब लोग रॉ मटेरियल बेच रहे हैं यार मार्केट में बाहर, तो कोई कन्वर्ट ही नहीं कर रहा, इसलिए कैपिटल गुड इंडस्ट्री भी खत्म हो गई। ठीक है, चलो अब ये है लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब एक बात बताओ, जब इंडिया में माल बन ही नहीं रहा, बस रॉ मटेरियल जा रहा है, प्रोडक्शन हो ही नहीं रही, तो जीडीपी तो कम होगा। इसमें तो बुद्धू भी बच्चा समझ जाएगा कि यार ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। लास्ट पॉइंट, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट उस समय थी ब्रिटेन। आपको लगता है कि यार ब्रिटेन ने कुछ इंडस्ट्रीज में या फिर कुछ बिजनेस ऑफ इंडिया में कुछ हेल्प करा होगा या उसका रोल रहा होगा? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं रहा होगा। द इंडियन लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर वाज आल्सो अ सिग्निफिकेंट रीजन। उनका रोल ही नहीं था उनको, मतलब आज देखो इंडिया जो हमारी जो मोदी सरकार है या फिर और जो सेंटर में गवर्नमेंट होती है वो कितना हेल्प करता है कि भाई ये ले लो, सब्सिडी ले लो, वो ले लो, और बहुत हेल्प करता है। खुद भी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में बढ़ चढ़ के रोल निभाता है। तो पब्लिक सेक्टर का बहुत रोल होता है, ठीक है। बट उस समय कोई रोल नहीं था ना कुछ, जो भी थोड़ा बहुत बनाया उन्होंने वो अपने लिए ही बनाया। रेलवे वगैरह बनाया, अगर उन्होंने थोड़ा रोल निभाया भी वो अपने लिए ही था उनके लिए, ठीक है। उनको ऐसा हमें कोई इंडिया के लिए फायदा नहीं हुआ उस चीज का, ठीक है। अब आता है आपका फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में क्या कह रहे हैं? देखो फॉरेन ट्रेड कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने पढ़ा ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में कि भाई इतनी ड्यूटी लगाई, उतनी ड्यूटी लगाई, है ना। हम रॉ मटेरियल को ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे, फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर रहे थे। तो यही एक पॉइंट है फॉरेन ट्रेड। ट्रेड का मतलब बिजनेस है ना। तो फॉरेन ट्रेड में हम कैसे थे? तो इंडिया हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन। पहले तो ट्रेड को देखा जाए तो इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन है। देखो ट्रेड वहां ज्यादा होता है जहां पर रिसोर्सेज ज्यादा हो। तो इंडिया के सोर्सेज तो आपको कुछ कहने की बात ही नहीं है, इतने सारे इतने बढ़िया रिसोर्सेज हमारे पास। एंशिएंट टाइम से हम ट्रेड में थोड़े आगे रहे हैं, ठीक है। अब अगर बात करें हाउएवर द रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली इफेक्टेड, मतलब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी थी, मतलब जो गवर्नमेंट थी हमारी, उनकी पॉलिसीज की वजह से हमारा जो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड था वो थोड़ा खराब हुआ, थोड़ा अजीब हो गया। कैसे? तो पहला पॉइंट आता है कि वी वर एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये बिल्कुल सही बात है कि हम क्या कर रहे थे? एक्सपोर्ट कर रहे थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स को और इंपोर्ट कर रहे थे फिनिश गुड्स को, है ना। देखो यहां पे लिखा भी है एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच दैट रॉ सिल्क वूल शुगर इंडिगो जूट एंड एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, है ना। ये तो आपको पता ही है। आगे बढ़े, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। अच्छा, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल को तो हमारी मर्जी होनी चाहिए ना यार, कि मैं ब्रिटेन को करूं, मैं चाइना को करूं, मैं अमेरिका को करूं, मैं कहीं और यूरोप
ईरान को करूँ, किसको भी कर सकता हूं मैं। बट यहाँ पे भी उन्होंने अपनी मनमानी चलाई, कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अगर आप रॉ मटेरियल भी एक्सपोर्ट कर रहे हो ना तो सबसे पहले आप ब्रिटेन को करोगे। अब अगर ब्रिटेन ने बोला कि चल ठीक है भाई, मेरा तो भूख बढ़ गया, मेरा तो पेट हो गया फुल, अब तू किसी और को करते तो तुम करोगे, तो देखो लिखा हुआ है कि मोर देन 1/2, मतलब आधे से ज्यादा फॉरेन ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड था ब्रिटेन पे, वाइल थोड़ा बहुत अगर आपको करना है तो चाइना, श्रीलंका एंड ईरान से कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई? अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि स्विस कैनाल एक पॉइंट है जो कि अभी इसको समझाएंगे आपको। मैं ये देखो, ये देखो, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आया ट्रेड में, एक बहुत बड़ा चेंज आया कि पहले अगर आप देखो तो इंडिया, देखो ना, यहां से इंडिया से माल घूम के अफ्रीका के रास्ते यहां जाता था लंदन में, मतलब यूरोप में, इसमें 19,800 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ता था इन लोगों को। बट एक रूट जिसको कहते हैं स्विस कैनाल, वो चालू हुआ और उससे मुंबई से यहां से, मतलब यहां से स्विस कैनाल के थ्रू यहां से अगर ले जाया गया तो 11,600 किलोमीटर, मतलब करीब 7-8 हजार किलोमीटर से कम हो गया हमारा क्या, हमारा क्या हो गया कम, जो रास्ता था वो कम हो गया। तो कहीं ना कहीं स्विस कैनाल के खुलने से हमारा कब खुला था, 1869, ट्रेड को और बूस्टअप मिला, अब ट्रेड होना और आसान हो गया। तो एक और पड़ाव था जब से हमारा इंडिया और यूरोप, ब्रिटेन का ट्रेड और फास्ट टर्न हो गया, और यूरोपियंस को बहुत, ब्रिटिशर्स को बहुत मजा आया क्योंकि ये रूट खुल गया, उनको सस्ता पड़ने लग गया माल, और ज्यादा ट्रेड बढ़ गया। बात समझ में आ रही है? तो अच्छा, थर्ड पॉइंट है ड्रेन ऑफ वेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन अलर्ट है, सिंपल, अकेला यही पॉइंट आता है 3 नंबर में, एक पॉइंट 3 नंबर का, तो ध्यान समझना। हुआ क्या, एक बार बताओ, बात सारी सही है, मतलब जब तक मान ली मैंने, हम जो इंडियन थे, हम लोग क्या कर रहे थे, ट्रेड ज्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, वी वर एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री। देखो एक्सपोर्ट सरप्लस क्या होता है, एक ऐसी कंट्री जो एक्सपोर्ट ज्यादा करे। देखो हम रॉ मटेरियल बेचते थे और फिनिश गुड खरीदते, तो आप खुद समझो, रॉ मटेरियल हम कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बेचते थे, उतना हम फिनिश गुड कंज्यूम नहीं करते थे क्योंकि उस समय इंडिया में इतना एस्पिरेशंस नहीं थी, थोड़ा बहुत बेसिक प्रोडक्ट चाहिए होता था वो मिल जाते थे। तो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे हम, बिकॉज रॉ मटेरियल बहुत बनता था इंडिया में, बहुत बिकता था, तो एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम। तो मतलब कहीं ना कहीं देखो ना, लिखा हुआ है इंडियन बिकम एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, तो इसलिए बहुत बड़ा एक्सपोर्ट सरप्लस था। अब एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब क्या, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होना, क्योंकि जब मैं बेचूंगा ज्यादा और खरीदूंगा कम, तो मेरे पास प्रॉफिट ज्यादा बचेगा ना मेरे भाई। तो उस वजह से अगर हम देखें तो प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए था, वो हुआ भी, बट वो जो वेल्थ जनरेट होनी चाहिए थी वो ड्रेन हो गई। कहां गई, वो यूज होती थी टू मेक पेमेंट्स ऑफ एक्सपेंसेस, कहां से, जो ऑफिस सेटअप करे हैं ब्रिटेन ने, कौन लिए, मतलब अपने अपने यहाँ पे इंडिया में जो अपने ऑफिस सेट करे हैं, उनको लग्जरी लाइफ चाहिए, उनको सारा जो ऑफिस के एक्सपेंसेस है एडमिनिस्ट्रेशन के, वो हमारी इंडिया से ही लेते थे, यही पैसा यूज करते थे। अच्छा, वॉर आपको पता है, उस वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी उस समय, तो वॉर के जितने भी एक्सपेंसेस होते थे वो भाई साहब इंडिया से लेते थे। बताओ यार, इंडिया ने क्या बिगाड़ा था उनका, टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स, और भी कुछ सर्विसेज कहीं से खरीदनी हो या कुछ और अपने गवर्नमेंट को अच्छे से रन करने के लिए खरीदना हो, और ज्यादा रूल करना हो, और ज्यादा एक्सप्लॉइट करना हो इंडियंस को, उसके लिए भी जो सर्विसेज खरीदी जा रही थी वो हमारे पैसे से खरीदी जा रही थी। तो ये 3 रट लो, रट का मतलब समा लाओ अपने अंदर, क्योंकि 3 नंबर क्वेश्चन पक्का आएगा, बना के नहीं लिखना, इसको याद कर लेना एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड, हाँ इसके अंदर फिर बना के लिख देना, हेडिंग्स तो यही रहेंगी। ठीक है जी, तो मैंने क्या बताया, ड्रेन मतलब पहली बात तो एक्सपोर्ट सरप्लस था, ये तो मानो कि हमको प्रॉफिट तो हो रहा था बिजनेस करके इंडिया से, बट हमारा जो प्रॉफिट था वो ब्रिटिशर्स अपने यूज के लिए यूज कर रहे थे, इसको बोलते हैं ड्रेन हो गया। हमारी वेल्थ जो इंडिया की थी वेल्थ, वो ड्रेन होकर कहां चली गई, ब्रिटेन में। ठीक है, और कैसे गई, 3 पॉइंट्स का मैंने बताया। तो ये आपका हुआ फॉरेन ट्रेड। अब बात करते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन का लेखा जोखा, कि मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर क्या लिटरेसी रेट है, क्या बर्थ रेट है, क्या डेथ रेट है, क्या फैसिलिटीज है, हेल्थ फैसिलिटी, ये सब हम जानते हैं डेमोग्राफी में। तो सबसे पहले डेमोग्राफी में आप ये समझो कि यार ये सब चीजों को जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए ना कि कितनी पॉपुलेशन है, और ये डेटा कलेक्ट होना चाहिए। अब देखो मैं तो ना ऐसे अंतर्यामी हो रहे हो आपकी बार ज्यादा हेल्थ फैसिलिटी पुअर हो गई हैं, ये है वो है, नहीं, आई हैव टू कैलकुलेट दैट, आई हैव टू कलेक्ट द डेटा, है ना। तो उसको हम कहते हैं सेंसस। आपको पता है पॉपुलेशन की जनगणना को सेंसस कहते हैं, जिसमें हमें पॉपुलेशन कितनी है भी पता लगता है, और ये सारे डेमोग्राफी प्रोफाइल्स के जो फीचर्स है वो भी पता लगते हैं। और ये आपने स्टैट्स में पढ़ा भी था, हर 10 साल में सेंसस होता है। तो ये याद रहे कि पहला सेंसस कब हुआ था, 1881 में, और उसके बाद, हाँ अंग्रेजों ने कराया था पहली बार ये, उसके बाद हर 10 साल में सेंसस हुआ। और उन्होंने भी इसलिए नहीं कराया था कि यार देखो तो बेचारे इंडियंस कितने परेशान है, अच्छा
पुअर हेल्थ फैसिलिटी है, ये लो बेटा यहाँ डॉक्टर है, ये लो, ये क्या नाम हॉस्पिटल खुलवा लो, यहाँ एजुकेशन खुलवा लो, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने ये देखा कि और कैसे परेशान करें इन्हें, डेटा कलेक्ट करते हैं, अच्छा यहाँ पे और अच्छी, यहाँ पे सही चल रहा है, यहाँ पे और खराब कर दो, मतलब समझ रहे हो। उन्होंने डेटा कलेक्ट करा बिकॉज ऑफ उनको पता लग पाए कि कहाँ ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है, कहाँ नहीं है, कहाँ जाति मतलब अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, ताकि वो और ज्यादा दिमाग से हमको परेशान कर पाए। बट करा तो सही, डेटा तो मिला ही। तो उस डेटा से देखा गया कि बहुत सारी चीजें थी, बताएंगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि 1921 हम ना हर 10 साल में ना पॉपुलेशन गिनते थे, फिर एक समय आया 1921 का, उसके बाद पॉपुलेशन एक सेकंड स्टेज में चली गई, मतलब ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसे इसलिए बोला जाता है। 1921 से पहले जो पॉपुलेशन थी वो फर्स्ट स्टेज में थी, और 1921 के बाद पॉपुलेशन हमारी सेकंड स्टेज में चली गई, तो उसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अगर हम आगे बढ़े तो वाई 1921 कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्यों इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है? तो देखो, बिफोर 1921, अगर 1921 से पहली बात करी जाए तो हमारी ना इकोनॉमी जो हमारी जो पॉपुलेशन थी वो फर्स्ट स्टेज में थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट था। अगर लोग पैदा भी दबा के होंगे और मरेंगे भी दबा के, तो हमारी पॉपुलेशन क्या रहेगी, बहुत ज्यादा रिमेन स्टेशनरी, मतलब बहुत ज्यादा फिक्स रहेगी, ग्रो नहीं होगी। तो जो ना मैं बहुत कमाऊं और बहुत उड़ाऊं, तो क्या मैं जोड़ पाऊंगा? समझ रहे हो ना यार, मैंने 50,000 कमाया, 50,000 उड़ा दिया, तो क्या मैं जोड़ पाऊंगा? जोड़ूंगा तो जब ना, जब कमाऊंगा ज्यादा खर्च कम करूंगा। तो ऐसे ही लोग पैदा तो ज्यादा हो रहे थे और खर्च भी ज्यादा हो रहे थे समझ रहे बात को। तो इसलिए हमारी पॉपुलेशन स्टेशनरी थी। बट 1921 के बाद एक पॉइंट आया सेकंड स्टेज में, जब पॉपुलेशन में डेथ रेट में कमी आ गई। मतलब बर्थ रेट तो बढ़ी रहता, लोग पैदा तो हो ही रहते, आप समझ सकते हो कि आपके जो दादा हैं वो आपस में 6-7 भाई होंगे, आपके पापा 5-6 भाई होंगे, 3 भाई होंगे, आप समझ रहे हो। पहले लोग ज्यादा पैदा होते थे, तो बर्थ रेट तो था ही, पर डेथ रेट में कमी आ गई, क्योंकि जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंस के पास आ रहे थे वैसे वैसे थोड़ी बहुत फैसिलिटी में इंप्रूवमेंट हुई, और थोड़ी बहुत लोगों खुद भी लोगों ने स्ट्रेस या फिर लोगों ने वो चीजों को मतलब ब्रिटिशर्स को मानना बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं हेल्थ थोड़ा इंप्रूव हुआ, लगान देना बंद कर दिया, धीरे धीरे चीजें हुई। क्योंकि एक रात में तो हुआ नहीं होगा ना, हम अंग्रेजों से फ्री तो हुए नहीं होंगे। कहीं ना कहीं 20-30 साल पहले कहते हैं कि ब्रिटिशर हार चुके थे, बट लीगलाइजेशन में थोड़ा थोड़ा हैंड ओवर करने में टाइम लगता रहा, तो 1947 में हम लीगली अलग हो गए। बट 1921 के बाद से ही कहीं ना कहीं थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, उसके कारण डेथ रेट में कमी आई। समझ गया, मतलब लोग कम मरने लग गए। अब जब लोग कम मर रहे हैं, पैदा तो इसी स्पीड से हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन क्या हुई, देखो ना, यहाँ पे लिखा होगा नेवर डिक्लाइन। इसके बाद बहुत राइज करा पॉपुलेशन, और तब से लेकर आज तक कभी पॉपुलेशन कम नहीं हुई है, बड़ी बड़ी है, क्योंकि लोग मरते कम और पैदा ज्यादा होते हैं इंडिया में आज भी। ठीक है, तो तब से लेकर सेकंड ट्रांजिशन हुआ। तो ये आपको मैंने बताया। अब हम और फीचर्स पढ़ते हैं इसके बारे में। ये याद रखना है, जो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921, तो कह रहे हैं हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था, लोग पैदा ही बहुत होते थे, मरते ही बहुत थे उस वक्त। मतलब क्योंकि मेजरली क्या ना 1921 के बाद तो 20-30 साल ही बचे थे, पर मेजर चंक ऑफ ईयर में यही था। ठीक है, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, बहुत कम लोग लिटरेट थे। ठीक है, लिटरेट कौन होता है? लिटरेट उस पर्सन को कहते हैं जिसको ये 2 लैंग्वेज लिखनी है बोलनी आती हो। तो बहुत कम लिटरेसी रेट था, कहते हैं 16% टोटल पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट था, और 7% महिलाएं खाली लिटरेट थी टोटल पॉपुलेशन की, वुमेन में। ठीक है, तो इतना कम लिटरेसी रेट था। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज थी, मतलब वाटर एयरबॉर्न डिजीजेस बहुत होते थे, अवेलेबल इन थी हेल्थ फैसिलिटीज, तो मतलब उसी वजह से भी बहुत लोग मरते थे, आप समझ रहे हो। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज थी। अगला आ रहा है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक ऐसा रेट होता है कि जो 1000 मतलब 1 साल से कम, 1 साल की उम्र के बच्चे मर जाएं, अगर मतलब बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर, अगर उससे पहले ही मर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मतलब नवजात शिशु। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि इसको रेट को क्या कहते हैं? द नंबर ऑफ इन्फेंट्स, मतलब बच्चे मर जाएं बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर, अगर वो 1 साल से पहले ही मर जाते हैं तो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अच्छा, इंडिया में बहुत अलार्मिंग था ये, 218 बच्चे मर ही जाते थे। 1000 बच्चे अगर पैदा हुए हैं तो उनमें से 218 1 साल से पहले ही मर जाएंगे, समझ रहे हो बात को। जबकि आज अगर हम देखें, 2011 का डेटा दे रखा है ये, कि आज 1000 में से 44 ही मरते 2011 के साथ। आप समझ सकते हो कितने आगे आ चुके, 2025 की बात करनी है अभी। तो आई थिंक 20 या 30 ही होगा डेटा, मतलब 20-30 बच्चे मरते होंगे, 1000 में से मरते होंगे, वरना हेल्थ फैसिलिटी बहुत इंप्रूव हो गई है। बचाता हूँ, हम लेते हैं 1 साल से तो आगे बढ़ी जाए, और अगर 1 साल से आगे बढ़ जाता है तो दिक्कत नहीं होती बच्चों को, मेन फर्स्ट ईयर में दिक्कत होती है, जो ज्यादा उसका इम्यून सिस्टम लो होता है। तो समझ रहे हो, तो उस वक्त पर ब्रिटिश टाइम पे हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, बच्चे बहुत मरते थे पैदा होते। ठीक है, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये कहते हैं, यहाँ पे देखो आपकी बुक में 32 ईयर लिखा होगा, कि उस समय लोगों की आयु
एवरेज लोग कितना जीते थे? 32 साल जीते थे बस। एवरेज इंडियंस खाली 32 साल जीते थे। आप समझ रहे हैं? तो अफ्रीकन की फोटो लगा रखी गलती से, पर एवरेज इंडियन 32 साल जीते थे। इतनी बुरी हालत थी। और आज की बात करें तो 68 ईयर्स लोग जीते हैं आज के डेट में, ठीक है, ऑन एन एवरेज। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी। देखो पॉवर्टी तो होगी जब पैसा नहीं है या लगान देने के लिए पैसा नहीं है, तो लोग खाएंगे क्या, है ना? तो बहुत ज्यादा, इसको रीड कर लेना, बहुत ज्यादा पॉवर्टी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। अगला आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब बोलोगे सर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल मतलब व्यवसाय, कि उस वक्त लोग क्या काम किया करते थे और उसके क्या पार्टीशंस थे। देखो बहुत आसान है ये वाला। प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब प्राइमरी ऑक्यूपेशन, कि सबसे ज्यादा हम लोग प्राइमरी ऑक्यूपेशन पे वो थे, ठीक है, क्योंकि 72% से तक द मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर अकाउंटेड फॉर 10 एंड 18। मतलब प्राइमरी ऑक्यूपेशन वो होता है जिसमें हम ना नेचर से लेकर, आपने 11th में पढ़ा होगा, 3 चीज होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है जब हम नेचर से कुछ एक्सट्रैक्ट करके कर रहे हैं। तो इसके एग्रीकल्चर हो गया, आपका सर्विस सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग, जब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो सब हो गए। तो जब हम जमीन से कुछ निकाल के कुछ सर्विस हो गया, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये हो गया प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर की। सबसे ज्यादा हम यही चीजें करते थे। अच्छा, रीजनल वेरिएशंस। अच्छा, इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखने वाला है कि ना रीजनल वेरिएशंस थे। ऐसा नहीं है कि हमारी इंडिया में सारे लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, नहीं। देखा जाता है कि जो हरियाणा, पंजाब और आपका राजस्थान, ऐसी जगहों पे ना एग्रीकल्चर बहुत प्रोमिनेंट था, मतलब वीट प्रोडक्शन स्टेट्स कहते हैं हम इन्हें। बट अगर हम देखे जाएं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या साउथ के स्टेट्स में, वहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा नहीं था, सर्विस सेक्टर ज्यादा, मतलब एग्रीकल्चर तो थी है, अच्छा खासा था, पर कंपैरेटिवली अदर स्टेट्स सर्विस सेक्टर वहां पे ज्यादा था कंपैरेटिवली अदर स्टेट से। तो यहाँ लिखा हुआ भी हुआ है, द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र विद विटनेस अ डिक्लाइन इन डिपेंडेंसी ऑफ वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चर। उन देशों में, उन स्टेट्स में सॉरी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे लोगों ने कम ध्यान देके कहां पे करा? मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर को बढ़ाया, ठीक है। हाउएवर इसी समय उड़ीसा, पंजाब और यहाँ हरियाणा का नाम लेकर राजस्थान में एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ गया। वहां पे एग्री की इकोनॉमी बहुत इंप्रूव हो गई, ठीक है। अब कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करा? तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू ऑल, पहले तो इंफ्रा होता क्या है, काफी बच्चों को भी यही क्लियर नहीं होता। इंफ्रा रेफर्स टू फैसिलिटी जिसकी हमें, मतलब इकोनॉमी को कनेक्ट करने के लिए जो फैसिलिटी, रोड्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। देखो लिखा है ना यहाँ पे, रोड्स, रेलवे, एयर, वाटर, कम्युनिटी, मतलब कनेक्ट करने के लिए पूरे देश को जो एक्टिविटीज आती है वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में मानते हैं, ठीक है। बहुत और भी आती है, पर हमने पहली बात कर रहे थे, यहाँ पे हम खाली कनेक्टिविटी की बात करेंगे, रोड्स, रेलवे, एयर, वाटर एंड कम्युनिकेशन। तो रोड्स के बारे में बात करा जाए तो द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन कुड नॉट अकम्प्लिश मच कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे बात करते हैं तो रोड्स में दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो इंटर स्टेट्स को जोड़ते हैं, स्टेट्स को स्टेट से जोड़ते हैं, वो रोड्स पे तो उन्होंने काम करा ताकि इनका माल, इनके ट्रूप्स एक जगह से दूसरी जगह जा पाए, स्टेट इंटर स्टेट जा पाए। बट स्टेट्स के जो अंदर है, इंटरनल, जिसके हमारे गली मोहल्ले में जो रोड्स होते हैं, या फिर जो एक गांव को दूसरे गांव से कनेक्ट कर रहे हैं, एक एरिया को दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, वो रोड्स पे काम ही नहीं, इनको मतलब ही नहीं था उससे। समझ रहे हो ना बात को? ये अपने ऑफिस तक, जो मेन हेड ऑफिस है दूसरे स्टेट्स का, वहां तक रोड बनाते थे। देखो ना यहाँ पे, इसलिए लोग ना अपने घरों से, मतलब बहुत कच्चे रोड से, तो जब बारिश होती थी तो बहुत खराब हो जाते थे रोड, ठीक है। तो देखो ना यहाँ पे लिखा है कि रेनी सीजन में बड़ी दिक्कत होती थी। अगला आ रहा है रेलवे। अच्छा, रेलवे में एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद होगा कि जो रेलवे है वो इंट्रोड्यूस हुई 1850 में, बट चली थी 1853 में। ये भी पॉइंट है एक, इंट्रोड्यूस हुई 1850 में, बट स्टार्ट, रेलवे का स्टार्ट होना 1853 में चालू हुआ। और ये रेलवे जो थी अनेबल पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, अगर हमें ट्रेन से जाना है, या फिर अगर हम देखें कि कहीं और बहुत ज्यादा दूर जाना है हमें, तो इसके लिए ये ब्रोक ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर, कल्चरल एक्सचेंज होने लग गए। इट एनहांस कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इससे इंडिया एग्रीकल्चर भी बढ़ा, क्योंकि एक जगह दूसरी जगह माल जाने लग गया, व्हिच एडवर्सली इफेक्ट द कंपैरेटिव सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेजेस इकोनॉमी इन इंडिया। मतलब कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह माल जा रहा है, कमर्शलाइजेशन हो गया, तो सेल्फ सफिशिएंसी पे भी लोड थोड़ा पड़ा। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि रेलवे जो थे उन्होंने इंडिया को हेल्प करा, बट वो इंडिया की हेल्प करने के लिए नहीं बनाए गए थे, वो वही अपने मिलिट्री ट्रूप्स को डिप्लॉय करने के लिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जल्दी हो पाए वो काम, उसलिए बनाए गए थे। तो यहाँ पे अच्छा, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या है, यहाँ पे रेलवे में याद रख लेना कि मुंबई टू थाने पहली बार 1853 में रन हुई थी हमारी पहली रेलवे, ठीक है। यही एक बेसिक पॉइंट था इसमें। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक मेजर फॉर डेवलपिंग द एयर एंड वाटर, हाउएवर दैट डेवलपमेंट वाज फार
अवे फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, मतलब बहुत बेसिक सा ही इन्होंने डेवलपमेंट करा, क्योंकि 200 साल बहुत बड़ा होता तो थोड़ा बहुत तो करा ही था, बट उतना कुछ मेजर नहीं था। कम्युनिकेशन में कहते हैं द इंट्रोडक्शन एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, है ना, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। फिर मैं भी बता रहा हूँ, एक जगह दंगे हो रहे हैं, वो टेलीग्राफ से बोल दे कि अरे हाँ दंगे हो रहे हैं, वहां से अपना ट्रूप भेज दो। तो कम्युनिकेशन तो करना है, तो एक्सपेंसिव टेलीग्राफ का यूज करा गया लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। पोस्टल सर्विस डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पस रिमेन्ड ऑल दो इनएडिक्वेट, मतलब इतना ज्यादा पोस्टल सर्विसेज का नहीं रोल रहा उसमें, ठीक है। अब आते हैं, देखो हमने सब पढ़ लिया, बुराई पढ़ ली, थोड़ी बहुत बीच में अच्छाइयां भी आई। अब हम देखते हैं कि यार पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर में आ ही जाता है। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या था, देखो पहला, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनिशिएटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजल्टेड इन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। मतलब कहने का क्या है कि देखो जब कमर्शियलाइजेशन हुआ, तो कमर्शियलाइजेशन में ना इनका, आप बोलोगे सर कमर्शियलाइजेशन में जूट सिल्क वगैरह था, बट तब भी थोड़ा बहुत लोगों ने वीट वगैरह भी उगाया, क्योंकि कहीं ना कहीं वीट भी बाहर की कंट्री में बिकता, हम उतना नहीं बिकता, हम उसको इतना ज्यादा कमर्शियल क्रॉप नहीं मानते, बट सॉर्ट ऑफ देखा जाए तो कमर्शियल क्रॉप है। मतलब समझ रहे हो, वीट राइस वगैरह थोड़ा बहुत बाहर की कंट्रीज में बिकता है, उतना नहीं बिकता इतना इंडिया को बिकता है। बट तब भी ये कहें कि इतना ज्यादा हमने एग्रीकल्चर पे, मतलब क्या है ना, एग्रीकल्चर इतना ज्यादा लोग कर रहे थे उस समय, और ब्रिटिशर्स भी कह रहे थे करने के लिए, तो इंडिया जब वो लोग गए ना यहाँ से, तो देखा गया कि इंडिया उतना माल बना पा रहा है, चाहे उन्होंने बहुत प्रेशर में माल बनाया हो, उतना माल बना पा रहा है, उतना एग्रीकल्चर है कि वीट कंट्री के लिए उग सकता है। हाँ वो लोग इंडिया को उगा रहे थे, थोड़ा बहुत भी उगा रहे थे, बट इतना थोड़ा बहुत सेटिंग बन गई थी, क्योंकि देखो ब्रिटिशर से पहले की बात करी जाए तो लोग उतना माल उगाते ही थे ना, लोगों को पता था, बट उसके बाद कैपेसिटी में इंप्रूवमेंट हुई, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड ग्रेन्स हमने पा ली, ठीक है। बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट आप समझ सकते हो, रोड्स एंड रेलवे से उन्होंने थोड़ा काम तो करा था, ठीक है। चेक ऑन फेमाइन, देखो फेमाइन होता है भुखमरी या सूखा पड़ जाना, तो जब रोड एंड रेलवे है, तो जब एक जगह सूखा पड़ा है तो रोड से वहां पे मोबिलिटी हो सकती है, वहां पे लोग आ सकते हैं, तो ना बात को उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनको फूड पहुंचाने के लिए। अच्छा, शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी, मॉनेटरी का मतलब क्या है, आपको याद होगा कि हम लोग बार्टर सिस्टम में बिलीव रखते थे, बट हाँ इनसे पहले ही बार्टर सिस्टम हट गया था, लोगों ने, मतलब कहते हैं अकबर के टाइम पे भी सिक्के हुआ करते थे, तो ब्रिटिश रूल हेल्प्ड इंडियन इकोनॉमी टू शिफ्ट फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू मॉनेटरी सिस्टम। बट हाँ बिल्कुल अच्छे से बार्टर सिस्टम नहीं हटा था, तो इनके आने से मॉनेटरी सिस्टम पे कन्वर्ट हो गए बहुत सारे लोग, मॉनेटरी सिस्टम पे कन्वर्ट हो गए, ठीक है, इनके आने से। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, आज अब देखो तो ये जो जज या जो कोर्ट्स हैं, ये सब किसने सेटअप करे हुए हैं, ब्रिटिशर्स ने। हमारा जो ये गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, ये हायरार्कीज ये किसने सेटअप करी हुई है, उन्होंने। मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप था, क्योंकि देखो अगर हम देखें ब्रिटिशर से पहले तो मतलब वो था ना, राजा राज करते थे, और ऐसी इकोनॉमी थी कि जो मोनार्की थी, यहाँ पे एक राजा हुआ करता था, तो तब एडमिनिस्ट्रेशन इतना, और एक एक एरिया में अपना राजा था। पूरे इंडिया में तो बहुत ही कम लोगों ने राज करा, जैसे अकबर था, एक बहुत कम कम रूलर थे, तो बट इंडिया ने तो पूरे पैन इंडिया राज करा। तो उन्होंने कैसे गवर्नमेंट को चलाया, उनसे हमने सीखा, और हमको भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कहता है चलाना किसी देश को, एडमिनिस्ट्रेट करना, तो वो सिखाया, ठीक है। अब स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी अगर हम देखें कि लास्ट में एकदम कि क्या क्या, एकदम ये लास्ट है पूरे चैप्टर की समरी, यार इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी, एक बार समराइज कर दो। ये क्वेश्चन आया था 6 नंबर में कि समराइज कर दो कि क्या क्या थी। तो एक तो क्या है, हर सेक्टर वाइज बताओ, तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, पूरे चैप्टर बताना पड़ जाएगा। तो कुछ मेन फीचर्स क्या थे हमारे इंडियन इकोनॉमी के एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो जरा देखते हैं इसको, एक बार रीड करो उसको, क्या लिखा है इसमें। देखो पहला है कॉलोनियल इकोनॉमी, ये तो भाई सही बात है कि हमारी इकोनॉमी कॉलोनियल थी, 200 साल तक उन्होंने राज करा, ब्रिटिश रिजल्ट इज ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ, और उन्होंने जो जो करा इसके बारे में तो बहुत ही लिख सकते हो। उन्होंने इनकरेज करा कमर्शलाइजेशन को, उन्होंने जमींदारी सिस्टम लाया, इकोनॉमी में उन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस करा, बट मतलब जो भी आपको लिखता है बेसिक बेसिक आप पढ़िए, उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का लिख दिया, कमर्शलाइजेशन का लिख दिया, तो हमारी इकोनॉमी कॉलोनाइज थी 200 सालों में, तो सबसे बेसिक फीचर तो यही है। अगला आता है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, ये क्या होता है, देखो फ्यूडल इकोनॉमी वो होता है जब ना जैसे कि होता है ना, एक राजा या फिर एक बंदा, एक पावरफुल बंदा कम पावरफुल बंदे को राज करे, या फिर उनको क्या नाम से वो करे, कैसे कह सकते हैं उनको,
उनको एक्सप्लॉइट करे या फिर उन पे कब्जा करे, अपना उनको अपना पावर दिखाए, पावर से दबाए, ठीक है। तो बाय क्लोज ऑफ ब्रिटिश पीरियड देयर वर टू एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, जैसे कि आप देखो लैंड सेटलमेंट सिस्टम को तो फ्यूडल ही कहेंगे ना। एक जमींदार है जिसमें पावर है और जो कम पावर वाले को उनको दबा रहा है, तो कहीं ना कहीं द लैंड सेटलमेंट सिस्टम गेव बर्थ टू फ्यूडल रिलेशनशिप। फ्यूडल रिलेशन का मतलब एक पावरफुल लैंडलॉर्ड और एक टेनेंट। द लैंडलॉर्ड यूज्ड टू चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ लगान एंड वर वेरी क्रूअल, और उनको कब्जे कहते हैं ना, उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। अच्छा एक और था इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिस्टिक सिस्टम ऑन द सेम, ऑन द कॉन्ट्रारी ऑफ दैट, है ना। कैपिटलिस्टिक में क्या होता है, थोड़ा फ्रीडम मिलता है, आप खुद कर सकते हो। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री लेड टू क्रिएशन ऑफ टू क्लास, कैपिटलिस्टिक एंड लेबर। मतलब थोड़ा बहुत इंडस्ट्री सेटअप तो हो रही थी। देखो मैं, आप समझो ना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि एक भी इंडस्ट्री नहीं है। टिस्को, टाटा स्टील इंडस्ट्री जो थी वो तो बहुत पुरानी है, वो तो ब्रिटिशर के टाइम की है, वो तो बहुत पुरानी है। तो क्या वो नहीं थी? तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कैपिटलिस्टिक भी था, इसलिए यहाँ बोला सेमी फ्यूडल। ऐसा नहीं था पूरी इकोनॉमी में ही फ्यूडलिज्म है कि एक ही बंदा आया वो सब कुछ को अंडर चल रहा है, वो एक्सप्लॉइट कर रहा, नहीं। कुछ जगह पे फ्यूडल इकोनॉमी देखा गया और कुछ जगह पे देखा गया कि लोग अपना भी राजा बन रहे हैं, खुद भी पावर ले रहे हैं, है ना, और आगे बढ़ रहे हैं, कैपिटलिस्टिक बन रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं। थोड़ा बहुत क्रिएशन ऑफ टू क्लास, इसलिए एक क्लास बनी कैपिटलिस्ट की जो दूसरों पे कब्जा करेगा, जो रौब जमाएगा, और एक बेचारा मिडिल क्लास या लेबर क्लास जो कि दबेगा इनके डिसीजन, इनके पावर के तहत। तो इंडियन इनहेरिटेड फीचर ऑफ बोथ, फ्यूडल भी था, मतलब फ्यूडल का मतलब कि एक बंदे से दूसरे बंदे कब्जा या फिर एक्सप्लॉइट भी हो रहे थे, पावरफुल और अनपावरफुल वाला रिलेशन जो होता है लैंडलॉर्ड टेनेंट का रिलेशन, और लोग अपने पावर्स को बढ़ा भी रहे थे ऑन द सेम माइंड, ठीक है। तो दोनों देखा जाएगा, इसलिए सेमी फ्यूडल इकोनॉमी बोला गया। आगे बढ़ते हैं, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, मतलब बहुत पिछड़ गया इकोनॉमी। तो यहाँ पे लिखा है कि बहुत ज्यादा पीछे, लेस देन 2% एंड ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम एंड आउटपुट। देखो स्टैग्नेंट इकोनॉमी को देखने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, एक पर कैपिटा इनकम बहुत कम था और एक जीडीपी बहुत कम था। इससे पता लग जाता है कि इकोनॉमी क्या ही ग्रो हो रहा है, बहुत स्टैग्नेंट है, बहुत पिछड़ चुका है। अब आता है बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है भाई? स्टैग्नेंट बोलो बैकवर्ड बोलो, बात एक ही है, थोड़ी बहुत फेयर है बातों में। इसकी इसमें पॉइंट्स है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो पर कैपिटा इनकम, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, हाई डेथ रेट, बर्थ रेट, मास इलिटरेसी। इन सब कारणों से हमारी जो इकोनॉमी था वो बैकवर्ड चला गया, ठीक है, बात एक ही है। अच्छा आता है डिप्लिप्टेड इकोनॉमी। डेप्लीटेड इकोनॉमी, डेप्लीटेड इकोनॉमी का मतलब क्या है? टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज डेप्लीटेड। इसका मतलब क्या होता है? वेयर नो अरेंजमेंट हैव बीन मेड टू रिप्लेस द फिजिकल एसेट्स डेप्रिशिएट ड्यू टू एक्सेसिव यूज। डेप्लीटेड इकोनॉमी का मतलब क्या? पुरानी हो गई इकोनॉमी, मतलब क्या, बुड्ढी हो गई, बुड्ढी। देखो हमारे कंट्री में अगर हम कंट्री चला रहे हैं, अगर मैं बिजनेस भी चला रहा हूं तो मेरी एसेट्स है, कभी ना कभी तो डेप्रिशिएट होगी, तो मेरा हक क्या बनता है? उनको रिप्लेस करने का। अच्छा देखो, अगर मैं जल्दी डेप्रिशिएटेड एसेट को रिप्लेस कर दूंगा तो मेरी प्रोडक्टिविटी में असर नहीं होगा, मैं और ग्रो कर पाऊंगा। बस सही समय पे बदलाव कर देना चाहिए ना। इकोनॉमी में ऐसा नहीं हो, जो एसेट थी फिजिकल एसेट वो डेप्रिशिएट हो गई थी एक्सेस से यूज से, और उनको रिप्लेस ही नहीं कर रहा था। तुम्हारी इकोनॉमी ने बहुत ढीली हो गई थी, बहुत लैक ऑफ, मतलब कुछ गुड्स ही नहीं थे उसमें, या कुछ एसेट्स ही नहीं थी, जो एसेट थी वो बहुत पुरानी हो गई। तो ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर इंडियन इंडस्ट्री हैड टू वर्क बियॉन्ड देयर कैपेसिटीज, है ना, टू मीट द एक्सेसिव डिमांड ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स फॉर वॉर। मतलब वॉर के लिए जो यूज चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, मशीन्स चाहिए, फिर और कुछ चाहिए, उसमें बहुत इंडस्ट्रीज का यूज हुआ, है ना। अब खाली हम इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहे कि स्पेसिफिक टेक्सटाइल है वो, ओवरऑल, ठीक है। हाउएवर ब्रिटिश रूल डिडंट मेक एनी अरेंजमेंट टू रिप्लेस दैट एप्रिशिएटेड। अब देखो ब्रिटिशर्स की वजह से हमने लड़ाई करी और हमारा टाइम, पैसा और मशीन्स या हमारी इंडस्ट्रीज लगी, तो अब जो मशीन्स हमारी पुरानी हो गई उनको मतलब करना चाहिए था ना, अपडेट करना चाहिए, उन्होंने करा नहीं। इसलिए कहते हैं कि डेप्लीटेड इकोनॉमी, ये यूनिक पॉइंट, अच्छा पॉइंट, ठीक है। आगे कहते हैं एम्प्यूटेड इकोनॉमी। इसका मतलब समझते रहो भाई साथ साथ, एम्प्यूटेड का मतलब क्या होता है कि द ब्रिटिशर्स पॉलिसी डिवाइड एंड रूल always promoted discrimination between various groups on the basis of religious, caste and language. Imputed economy का मतलब होगा था जो इकोनॉमी में क्लासेस, अलग अलग सेक्शंस बन रहे हैं और वो आपस में डाइवर्स है ना, उस वजह से कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है, इंटरनल इश्यूज की वजह से। तो ये देखा गया, तो ये तो था ही, देखो तो कोई इसमें छुपाने वाली बात ही नहीं है ना, तो पता है हमें। एज अ रिजल्ट ऑफ द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कंट्री वाज जियोग्राफिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं जो डिवाइड एंड रूल उन्होंने खेला, मतलब जो जातिवाद था, उस वजह से भी हमारी इकोनॉमी इम्पैक्ट। लेकिन अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो इकोनॉमी तो पूरी हमारी खराब होगी ना। तो पार्टीशन ऑफ कंट्री वर्चुअली डिस्टर्बटेड द इकोनॉमी ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ रिहैबिलिटेशन। अब जब पाकिस्तान इंडिया अलग हो गया तो रिहैबिलिटेशन मतलब वहां के लोग यहाँ गए, यहाँ के लोग वहां चले गए, तो कहाँ रहेंगे? ओनरशिप क्या है लैंड की, अलग अलग हो गई। और लार्ज नंबर ऑफ रिफ्यूजीज, मतलब वहां से लोग आ गए, जैसे हम सिंधी है तो हम कहाँ आ जाते हैं कि हमारे जो दादा थे
हमारी जो दादी थी वो भाग के आई थी पाकिस्तान से, मतलब सिंधी लोग बेसिकली पाकिस्तान, अब देखो तब तो इंडिया ही था पूरा, तो सिंध नदी के पास थे, मतलब हमारा जो मेन एरिया था वो पाकिस्तान में चला गया, तो वहां से हम लोग यहाँ पे आ गए। तो रिफ्यूजीज एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर जूट कॉटन में क्या, मोस्ट ऑफ द कॉटन जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू पाकिस्तान। अच्छा, जो बहुत सारा फर्टाइल लैंड था वो पाकिस्तान में चला गया, तो उससे भी दिक्कत हो गई इंडिया को, है ना भाई। अब जो जूट वगैरह की जो हमारी जो खपत है वो कैसे पूरी होगी, प्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो इसलिए एम्प्यूटेड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि डिवाइड एंड रूल, मतलब अलग अलग पार्टीशंस की वजह से जो इकोनॉमी खराब होता है या आपस में ही कंफ्लिक्ट की वजह से खराब होता है, इंटर कंफ्लिक्ट, उसको होता है एम्प्यूटेड इकोनॉमी। ठीक है, आपको समझा दिया मैंने, तो ये लास्ट पॉइंट था। अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है। देखो मैं फिर बताऊंगा, वन शॉट इंडियन इकोनॉमी का या इकोनॉमिक्स में इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको रिवाइज हो पाए। ये 40-50 मिनट की वीडियो में आपको पूरा अच्छे से चैप्टर रिवाइज हो गया होगा, बट ये इनफ नहीं है। ये तो एक कहानी है, आपको सुनाई गई, पर कहानी में लिख के आने, वहां पे पॉइंट्स लिख के आने, क्वेश्चंस मेन है। अकाउंट्स की तरह करा करो थ्योरी सब्जेक्ट को, इंडियन इकोनॉमी को। अब ये तो इंपॉर्टेंट वीडियो थी, पर इससे कई गुना इंपॉर्टेंट वीडियो अगली आने वाली है जिसमें आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा पर्टिकुलर कि क्या क्या मेन पिछले पिछले साल अभी करंटली क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं।